को आतंकवादियों द्वारा पाकिस्तान द्वारा निशाना बनाया गया है और सीमा पर अभी भी फायरिंग जारी है। आपको बता दें कि भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है इस फायरिंग का। राजौरी के नौशेरा सेक्टर से ये बड़ी खबर है, जहां पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। आतंकवादियों द्वारा 4 चौकियों को निशाना बनाया गया है और सीमा पर फायरिंग की जा रही है। भारतीय सेना लगातार इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। आपको बता दें कि अभी एक दिन पहले भी अखनूर के बालावाला में भी फायरिंग की गई थी, सीज फायर का उल्लंघन किया गया था पाकिस्तान की ओर से। तो वहीं एक और घटना पेश आई थी, उधमपुर जिले में एक बैनर मिला था जिसमें पाकिस्तान और तुर्की के रिश्तों के बारे में लिखा गया था। ये बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां के नौशेरा सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। पाकिस्तान की ओर से सीज फायरिंग की जा रही है। पाकिस्तान की ओर से यहां पर 4 चौकियों को अपना निशाना बनाया गया है, लेकिन भारतीय सेना भी लगातार पाकिस्तान की इस गतिविधि का मुंह तोड़ जवाब देती नजर आ रही है। सीमा पर अभी भी फायरिंग जारी है। जी हां, ये बड़ी खबर है राजौरी से, जम्मू कश्मीर के राजौरी से, जहां पर नौशेरा सेक्टर में ये फायरिंग की जा रही है पाकिस्तान की ओर से। सीमा पर ये सीज फायरिंग कोई आजकल नई बात नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और तब से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन भारतीय सेना भी चुप नहीं बैठी है, लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान को। लगातार पाकिस्तान की ओर से सीज फायर किया जा रहा है। भारतीय जवान भी वहां पर तैनात हैं और लगातार इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के नौशेरा से, जहां पर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर किया जा रहा है और भारतीय जवान भी इसका मुंह तोड़ जवाब देते नजर आ रहे हैं। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नाइक के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू हो गया है। एनआईए ने जाकिर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मुंबई में उसके 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। जाकिर नाइक की संस्था पर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। सरकार ने मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नाइक के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एनआईए ने जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज एक मामले में 10 स्थानों पर छापे मारे हैं। एनआईए ने आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज एक प्राथमिकी में नाइक, आईआरएफ और अन्य का नाम शामिल किया है। एनआईए के डीजी के मुताबिक ये कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। आगे के लिए सबूतों के लिए छापेमारी की गई है। सूत्रों की माने तो पूछताछ के लिए नाइक को बुलाया भी जा सकता है। जाकिर नाइक अभी भी भारत से बाहर है। नाइक पर ओसामा बिन लादेन का गुणगान करने का भी आरोप है और जाकिर नाइक ने कहा था कि सभी मुसलमानों को आतंकवादी होना चाहिए। सरकार ने कुछ दिन पहले ही नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 5 साल का बैन लगा दिया था। जाकिर की संस्था पर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप है। इसके पहले जाकिर नाइक के एनजीओ पर विदेश से चंदा लेने पर रोक लगाई गई थी। जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन उस वक्त घेरे में आ गई थी जब बांग्लादेश में हुए आतंकी हमले के दौरान आतंकी ने जाकिर नाइक के भाषणों का हवाला दिया था। गृह मंत्रालय आतंक रोधी कानून के तहत जाकिर नाइक की संस्था पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। सूत्रों की माने तो इसको लेकर कैबिनेट की मीटिंग के लिए गृह मंत्रालय ने मसौदा भी तैयार कर लिया है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो जाकिर नाइक की एनजीओ को प्रतिबंधित करने से पहले तमाम गैर कानूनी गतिविधियों की जांच की गई है। इसके बाद संस्था के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियों से रोकथाम अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया है कि नोटबंदी के कारण हुई 50 से ज्यादा मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है? सरकार या सफेद धन बदलवाने या निकलवाने वाला
खुद जवाब दीजिए। उन्होंने भारतीय रेल की खराब हालत का जिक्र करते हुए कहा है कि भारतीय रेल तेजी से एक वित्तीय दलदल और कर्ज के जाल में फंस जा रहा है। आसन त्रासदी से बचने के लिए यह समय नए सिरे से सोचने का है। सितंबर को खत्म पहली छमाही में रेलवे की सकल यातायात आय लक्षित विकास दर 13 की तुलना में 4.5% पर पहुंच गया है और रेलवे परिचालन अनुपात 114% पर पहुंच गया है। चालू वर्ष में 25,000 करोड़ रुपए की शुद्ध हानि की संभावना है। समाजसेवी अन्ना हजारे ने नोटबंदी के फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि एक अच्छा कदम है, इससे पूरी तरह कालाधन खत्म नहीं होगा, लेकिन निश्चित तौर से कुछ हद तक लगाम जरूर लगेगी। अभी लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन भविष्य में इसका असर दिखाई देगा। रुपए के नोट रद्द करने का जो निर्णय है, एक अच्छा निर्णय है। हमारे देश का काला पैसा, काला धन उससे पूरा नहीं, कुछ हद तक बाहर आ जाएगा काला धन। तो इसलिए ये जो निर्णय है वो अच्छा निर्णय है। ये 500 और 1000 रुपए के नोट, इतना है कि थोड़ा तकलीफ होगा। ये बहुत बड़ा निर्णय है। इसमें पूरे देश का इतना पैसा है, वो उतना प्रिंट, नोटों को प्रिंट करना और ये सब दिक्कत आती है, वो आएगी। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा और 10 दिन के बाद वो दिक्कतें कम होगी। लेकिन ये जो कदम है वो बहुत अच्छा है। नोटबंदी के ऐलान के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के बाद स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। राष्ट्रपति ने नोटबंदी पर सरकार की तारीफ की है और कहा है कि मैं खुद वित्त मंत्री रहा हूं, ऐसे फैसलों का रिजल्ट एक दिन में नहीं मिलता, इसके लिए लगातार प्रयास करने की जरूरत है। सरकार के फैसले को सराहते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इसमें लगातार काम की जरूरत है ताकि आम जनता को राहत मिले। तो वहीं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। नोटबंदी पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये एक सोच समझकर उठाया गया कदम है, इस पर रोल बैक का सवाल ही नहीं उठता। तो नोटबंदी के मुद्दे पर योग गुरु बाबा रामदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को माफिया से खतरा बताते हुए लोगों से उनकी सलामती की दुआ करने की अपील की है। रामदेव ने ट्वीट किया है कि आतंकियों, ड्रग माफियाओं, पॉलिटिकल माफियाओं से मोदी जी के जीवन को खतरा है और सभी नोटबंदी में उनका साथ दें और उनकी सलामती की प्रार्थना करें। बड़े नोटों को बंद करने की सरकार के फैसले की सराहना करते हुए योग गुरु बाबा रामदेव ने ड्रग तस्कर, आतंकियों और अन्य आर्थिक अपराधियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा बताया है। रामदेव ने लोगों से अनुरोध किया है कि वो कुछ दिनों तक इस सुविधा को सहे और सरकार का सहयोग करें। उन्होंने कहा है ये पूरी प्रक्रिया देश की अर्थव्यवस्था को आगे लेकर जाएगी। 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद करके मोदी भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नकली नोटों के व्यवसायियों के साथ कालाधन रखने वालों को बड़ा झटका दे रही है। रामदेव का कहना है कि 500 और 1000 रुपए के नोट पाकिस्तान से छपते थे। इन नोटों को बंद करके सरकार ने आतंकियों को खत्म करने की कोशिश की है। सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम की वजह से ड्रग माफिया, आतंकियों और अन्य आर्थिक अपराधियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को भी खतरा इससे पैदा हो गया है। सबसे बड़ा ये 500 और 1000 रुपए का नोट था। मोदी जी की आज जान को भी खतरा है आतंकवादियों से, क्योंकि आतंकवादी एक तरह से निहत्थे हो गए। आतंकवादी एक तरह से निर्बीज से हो गए, निर्जीव से हो गए हैं, क्योंकि सारी ताकत वो काले पैसे से चलती थी और आज एक झटके में मोदी जी ने सबको नेस्तनाबूद कर दिया है। नकली करेंसी, फेक करेंसी जो पाकिस्तान और आतंकवादियों की तरफ से देश में फैलाई गई थी, मोदी जी को आतंकवादियों से खतरा है, पॉलिटिकल माफियाओं से खतरा है, ड्रग माफियाओं से खतरा है।
योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि कुछ लोग सरकार की ओर से अचानक उठाए गए इस कदम की आलोचना कर रहे हैं, मगर आखिरकार ये कदम देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। नोटबंदी से आम जनता को पेश आ रही दिक्कतों के मद्देनजर जहां प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं, तो इंडियन बैंक एसोसिएशन ने और आरबीआई ने भी कुछ कड़े आदेश जारी किए हैं। जहां आईबीए ने कहा है कि आज यानी कि शनिवार को बैंकों में सिर्फ बुजुर्गों की ही एंट्री होगी, तो वहीं आरबीआई काले धन वालों पर शिकंजा कसने के लिए कड़े आदेश दिए हैं। बैंकों में आज सिर्फ बुजुर्गों की एंट्री होगी, तो साथ ही आरबीआई ने यह भी कह दिया है कि अगर किसी के अकाउंट का गलत इस्तेमाल होता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी हां, शनिवार को बैंकों में पुराने 500 और 1000 के नोट नहीं बदले जाएंगे। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि शनिवार को केवल बुजुर्ग बैंक में आकर पुराने नोट बदल सकेंगे, यानी कि बुजुर्गों के लिए बैंक आज खुले रहेंगे और बाकी लोगों के लिए बंद। दरअसल पिछले दिनों बुजुर्गों को लाइन में खड़े होने को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। लंबी लाइनें होने की वजह से बुजुर्गों को नोट बदलने में दिक्कतें आ रही थी। हालांकि सरकार ने बैंकों को सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से लाइन की व्यवस्था कराने का आदेश भी दिया था। इसके अलावा काले धन को किसी अन्य व्यक्ति के बैंक अकाउंट में जमा करने पर उस बैंक धारक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जिसके अकाउंट में पैसे जमा किए गए हैं। वित्त मंत्रालय ने इस बाबत सख्त निर्देश भी जारी किया है। बैंक अकाउंट होल्डर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है और आयकर अधिनियम के तहत अपने बैंक खातों के दुरुपयोग की अनुमति देने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो काले धन को परिवर्तित करने वालों के लालच में ना आए और इस तरीके से काले धन को सफेद करने के अपराध में भागीदार ना बने और इसे खत्म करने में सरकार से जुड़कर उसकी मदद करें। इस बीच ऐसी जानकारियां भी मिली हैं कि कुछ लोग अपने काले धन को नए नोटों में बदलने के लिए अन्य लोगों के बैंक खातों का उपयोग कर रहे हैं, जिसके लिए उन खाता धारकों को इनाम भी दिया जा रहा है जो अपने खातों के इस्तेमाल की अनुमति देने पर हामी भर देते हैं। इस तरह की गतिविधियां जनधन खातों में भी होने की सूचना मिली है। अब ये स्पष्ट किया गया है कि अगर ये बात साबित हो जाती है कि किसी बैंक खाते में जमा किया गया पैसा खाता धारक के बजाय किसी और का है, तो इस तरह की कर चोरी पर आयकर के साथ साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यही नहीं, जो व्यक्ति इस उद्देश्य के लिए अपने खाते के दुरुपयोग की अनुमति देगा, उस पर उकसाने के लिए आयकर अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। हालांकि अपनी ही नकद बचत राशि को बैंक खाते में जमा करने वाले व्यक्तियों से कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो जम्मू में कर्फ्यू के बाद अब राजनीतिक पार्टियों के प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। जम्मू में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने महंगाई को लेकर और भाजपा के महिला मोर्चा ने राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद के बयान को लेकर हल्ला बोला है। कांग्रेस ने राज्य की भाजपा और पीडीपी पर आम जनता के शोषण का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आटा चावल महंगा होता जा रहा है, आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। तो उधर भाजपा ने गुलाम नबी आजाद से माफी मांगने की मांग रखी है। किल्लत जम्मू शहर के लोगों को झेलनी पड़ रही है और उस किल्लत के बीच में जो आटे के दाम 5 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए गए हैं, उससे जो गरीब परिवार हैं, जो ज़्यादातर गरीब परिवार हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है या एपीएल परिवार भी है, उनको बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ा है। चावल की कीमतें भी बढ़ा दी है और जो राशन की क्वालिटी है वो इतनी खराब दी जा रही है कि ये मजाक किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों के साथ। और हम ये चाहते हैं कि सरकार इमीडिएटली, आज हमने ये प्रदर्शन इसलिए रखा है कि सरकार जो गूंगी बहरी सरकार है, ये अपने कान और आंख खोले। पार्लियामेंट में जो वक्तव्य दिया था अपना कि हमारा उड़ी के शहीदों को उन्होंने कंपेयर किया था उन लाइनअप हुए उन जन शक्ति से कि जिनकी किसी की मृत्यु हुई है या कोई परेशान हुआ है। ये अपमान है हमारे उन शहीदों का जिन्होंने सरहदों पे जाकर अपने घर बार को त्याग कर हमारे देश के लिए बलिदान हुए हैं और ये बहुत ही निंदनीय है। तो जम्मू में सरकार द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यों का मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आला अधिकारियों से बात की और सभी काम समय पर निपटाने के भी आदेश दिए। महबूबा मुफ्ती ने राज्य की सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए आगामी मौसम को ध्यान में रखते हुए पौधारोपण करने के लिए भी कहा है।
बठिंडा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने कहा है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से किसानों को अपनी मेहनत की कमाई लेने के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। सहकारी बैंकों पर ताले लगे हैं, किसानों को अपने पैसे निकालने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। शादी वाले घरों में चुनौती पैदा हो गई है। इस दौरान जाखड़ ने कहा कि मोदी ने काला धन लाने की बात कही थी, लेकिन यहाँ कुछ और ही हो रहा है। आम आदमी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बैंक्स ने पंजाब दे ताला लवा के किथे गल करदे सीगे किसानां दी, कहंदे आमदन दुगनी कर देंगे। इन्हां ने किसानां दी तकलीफां दुगनियां करतीआं। कि आ गया सीगा काले धन दे उत्ते रोक लावांगे। अज छोटे किसानां दा पैसा जिहड़ा जालंधर पुलिस ने एक ऐसे गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल की है जो बंद हो चुके 500 और 1000 रुपए के नोटों को 15% पर बदलने का काम करता था। यानी कि पुराने नोटों का 15% हिस्सा खुद लेकर उन नोटों के बदले में नए नोट देते थे। पुलिस ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि सूर्य एन्क्लेव में कुछ लोग 20 लाख रुपए के पुराने नोटों को नए नोटों से बदलने की डील करने आ रहे हैं। पुलिस ने नाका लगाया और 2 गाड़ियों को रोकने का इशारा किया, लेकिन दोनों ने गाड़ियां भगा ली। पुलिस ने एक कार को तो पकड़ लिया जिसमें सवार 6 लोग थे, जबकि दूसरी गाड़ी को आरोपी भगाने में कामयाब रहे और उसी गाड़ी में कैश रखा हुआ था। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी जालंधर के रहने वाले थे। बाकियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। सानू जिहड़ी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आई सी उस हिसाब नाल असीं जदों नाका लगवाया सी सीआईए इंचार्ज ते एसएचओ रामा मंडी ने, तो उत्थे उन्हां ने लगभग 8 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਰੋਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਇੰਡੀਕਾ ਅਤੇ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਾਕਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨਅਕਾਊਂਟਡ ਮਨੀ ਹੈ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਕਾ ਕਾਰ 'ਚ ਸਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਅਨਅਕਾਊਂਟਡ ਮਨੀ ਸੀਗੀ। तो नोटबंदी होने के बाद जहां एक और पूरे देश में हलचल मची हुई है, तो वहीं दूसरी ओर चंडीगढ़ में ज्वेलर्स नोटबंदी का पूरा फायदा उठाते नजर आ रहे हैं। जी हां, नोटबंदी के बाद शहर की ज्वेलरी मार्केट में रात भर गोल्ड और नोट का खेल चलता रहा। अब इनकम टैक्स विभाग ने सेक्टर 22 में तलवार ज्वेलर्स के यहां रेड की, तो ज्वेलर्स ने 4 करोड़ 22 लाख रुपए का सरेंडर किया है। 8 नवंबर से 500 और 1000 के नोटों के चलन पर रोक लगाने के ऐलान के बाद चंडीगढ़ शहर की ज्वेलरी मार्केट में पूरी रात गोल्ड और नोट का खेल चला। 22 कैरेट सोना 46 से 48 हजार रुपए तोला और 24 कैरेट 60 से 65 हजार रुपए तोला बेचा गया। और इसके बाद इनकम टैक्स की टीम ने सेक्टर 22 स्थित तलवार सन्स ज्वेलर के यहां आईटी सर्वे किया। करीब 48 घंटे चले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर्च अभियान के दौरान यहां से 4 करोड़ 22 लाख रुपए का अनअकाउंटेड ब्यौरा मिला। इनकम टैक्स के डायरेक्टर जनरल मधु महाजन ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि तलवार सन्स के पूरे साल का ब्यौरा चेक किया गया, उसमें कुछ अनअकाउंटेड ब्यौरा भी मिला है। इसके चलते उन्होंने 4 करोड़ 22 लाख रुपए इनकम टैक्स विभाग को सरेंडर कर दिए हैं। अभी ये कहना मुश्किल है कि ये राशि 8 से 10 नवंबर के बीच की है या फिर नहीं। तो वहीं तलवार सन्स ज्वेलर्स के अनिल तलवार ने कहा है कि उन्होंने सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही गोल्ड की सेल की थी। डिपार्टमेंट में कुछ अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शन मिली थी, उन पर उन्होंने जो रकम तय की सरेंडर कर दी है। 8 नवंबर की रात सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने और शहर के धन कुबेरों ने काले धन को व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए 500 और 1000 के नोटों से करोड़ों रुपए के गोल्ड की खरीद फरोख्त की। इसके बाद ज्वेलर्स ने 11 नवंबर की सुबह ही सीसीटीवी में कैद इन फुटेज को उड़ा दिया। यही नहीं, डीवीआर और हार्ड डिस्क भी जला दी गई। डीजी मधु महाजन ने कहा कि उनके पास मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायतें रही हैं। हालांकि इन मामलों में आमतौर पर प्रवर्तन निदेशालय जांच करता है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इन मामलों की जांच करेगा। इसके अलावा जिन लोगों ने बिना पैन कार्ड के गोल्ड खरीदा है वो भी जांच के दायरे में आएंगे। चंडीगढ़ से विनीत कपूर की रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज।
तो CII एग्रोटेक मेला इस बार चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित परेड ग्राउंड में 19 से 22 नवंबर तक चलेगा। इस मेले का विधिवत उद्घाटन 20 नवंबर को देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और इजराइल के राष्ट्रपति रियूवेन रिवलिन करेंगे। हर बार की तरह इस बार भी चंडीगढ़ में आयोजित एग्रोटेक मेले में हरियाणा, पंजाब 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी के मुख्य मेजबान होंगे, जबकि मध्य प्रदेश और गुजरात सहभागी राज्य होंगे। इसके अलावा इस मेले में 13 देशों के द्वारा और 47 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा अपने अपने स्टॉल लगाए जाएंगे। वहीं विदेशी कंपनियों के अतिरिक्त 92 घरेलू प्रतिभागी कंपनियां भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगी। इस बात की जानकारी भारतीय उद्योग परिसंघ CII के उपाध्यक्ष और भारतीय इंटरप्राइजेज के वाइस चेयरमैन राकेश भारती मित्तल ने चंडीगढ़ में दी। वहीं मित्तल ने बताया कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 राष्ट्रपति इस मेले का उद्घाटन कर रहे हैं। इस बार इस मेले का थीम बिल्डिंग नेशनल कॉम्पिटिटिवनेस रखा गया है और ये कल से शुरू हो रहा है। 19 और 20 2 दिन चलेगा और इसमें मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस बार ग्लोबल कंपनी जो हैं, ग्लोबल पार्टिसिपेशन वो ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। 47 के लगभग जो हैं ग्लोबल कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और मोर इम्पोर्टेंटली जहां पंजाब और हरियाणा होस्ट स्टेट है हर साल की तरह, मध्य प्रदेश और गुजरात जो हैं वो एसोसिएट स्टेट्स हैं एग्रोटेक के लिए और इसके साथ साथ 15 जो स्टेट्स हैं भारत की वो वहाँ से पार्टिसिपेशन आ रही है। वहाँ से फार्मर्स आएंगे, गवर्नमेंट से रिप्रेजेंटेशन आ रही है। वहीं CII के चेयरपर्सन रुमझुम चटर्जी ने बताया कि इसके अलावा 22 नवंबर को इस मेले में पंजाब के राज्यपाल VP बदनौर, हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी, पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और हरियाणा के कृषि मंत्री OP धनखड़ शिरकत करेंगे। We will have the chief guest, President, Honorable President of India, Shri Pranab Mukherjee. There is the guest of honor, who is the Honorable President of Israel, His Excellency Mr. Reuven Rivlin. We have the 2 governors of the host states, Governor of Punjab and Chandigarh, Shri VP Singh Badnor. We have the Governor of Haryana, Professor Kaptan Singh Solanki. There is also the Honorable Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, Shri Radha Mohan Singh. We are very hopeful that चंडीगढ़ से विनीत कपूर की रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो आप हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट के द्वारा। इसके अलावा आप अपने विचार और सुझाव भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे जीमेल अकाउंट पर हमारे साथ आप सीधा जुड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब पर आप हमें लाइव देख सकते हैं। ट्विटर हैंडल पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर आप हमारे साथ सीधा जुड़ सकते हैं। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारे साथ सीधा संपर्क कर सकते हैं। अपने विचार भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए लिविंग इंडिया न्यूज। नमस्कार। मजबूत शरीर और आत्मविश्वास से बनाया जा सकता है हर असंभव को संभव। क्या आप में भी है ठोस कदम?